Hello viewers and learners of this video. I am Asha Kharab, Associate Professor MKJK College Rohtak. This video is prepared for undergraduate classes under the aegis of Department of Higher Education, Haryana. Topic of this video is transmission of heat यानी कि ऊष्मा के संचार की विधियां. Subject of this video is hygiene and applied science. तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा के संचार की विधियां. तो पहले हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इस वीडियो के पढ़ने के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं. टू स्टडी वेरियस वेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा का संचार कैसे होता है. आप अपने प्रतिदिन के जीवन में देखते हो कि जैसे ही हमने एक गरम चाय का कप रखा, थोड़ी ही देर बाद वो ठंडा हो जाता है. इसी तरह से एक आइसक्रीम का कप अगर रखा जाए बाहर, तो कुछ ही देर में वो पिघलकर गर्म हो जाता है. तो ऐसा क्यों? जब हम हाथ सेकते हैं तो हमारे हाथों से होती हुई ऊष्मा हमारे पूरे शरीर को गर्म कर देती है. और अगर हम बर्फ़ की सिल्ली पर खड़े हो जाएं या हाथ में कोई आइस का टुकड़ा रख लें, तो कुछ ही देर में हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों? तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ऊष्मा का संचार कैसे होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है. तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे वेरियस वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र. और हीट ट्रांसफ़र को विभिन्न इसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं, ये हम पढ़ेंगे. फिर देखेंगे हम वर्किंग ऑफ थर्मस फ्लास्क यानी कि थर्मस फ्लास्क कैसे काम करता है. और उसके बाद है टू आइडेंटिफाई गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थों के बारे में जानना. तो अब हम देखें कि जो हमारी पहले हम ये पता करें कि तापमान में और ऊष्मा में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर. बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि तापमान क्या है और हीट क्या है. हीट एज यू नो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है. ठीक है. और तापमान क्या है? तापमान इसी ऊर्जा को मापने की एक इकाई है. तो हीट हमेशा ही हाई से लो की तरफ इसका फ्लो होता है. जो ज़्यादा गर्म वस्तुएं हैं उनसे ऊष्मा संचारित होती है कम गर्म वस्तुओं की तरफ. ठीक है. तो गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की तरफ ऊष्मा का संचार होता है. जबकि तापमान क्या है? तापमान इसे मापने का एक तरीका है. इट्स अ स्केल ऑफ मेजरमेंट जो कि हम अपने थर्मामीटर से नापते हैं कि उसके अंदर कितनी हीट है या कितनी हीट कम है. तो ये हम नापते हैं थर्मामीटर से. हीट को नापने के लिए फिज़िक्स में एक और यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जूल कहते हैं. इसी तरह से एक और यूनिट हीट की है कैलोरी. तो कैलोरी क्या है? कैलोरी उतनी हीट है जो कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने के लिए चाहिए. यानी कि 1 ग्राम पानी अगर हम लें और उसका टेम्परेचर 15 डिग्री था, तो उसे 16 डिग्री लाने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे? 1 कैलोरी. एंड 1000 कैलोरी इज़ कॉल्ड किलो कैलोरी. अब हम देखें ऊष्मा के संचारण की विभिन्न विधियां कौन सी हैं. ये मुख्य रूप से 3 विधियां हैं. इसमें फर्स्ट है कंडक्शन यानी कि संचालन. सेकंड है कन्वेक्शन यानी कि संवहन. और थर्ड है रेडिएशन यानी कि विकिरण. तो इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 3 अलग-अलग मेथड्स को हम समझ सकते हैं किस तरह से. एक सर्कल मान लीजिए, ये जो एक सर्कल है ये एक कण है, एक पदार्थ का कण है या कोई मॉलिक्यूल है किसी भी ऑब्जेक्ट का.
तो कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ। तो पहला जो मेथड है कंडक्शन, इसमें सभी मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं और उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं है और हीट जो है एक मॉलिक्यूल से होती हुई दूसरे मॉलिक्यूल और इस तरह से आखिर तक पहुंच जाती है। ठीक है। जो सेकंड मेथड है, इसमें गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि वो फ्री हैं मॉलिक्यूल और वो मूवमेंट कर सकते हैं। फ्रीली मूवेबल हैं वो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम एग्जांपल लें गैसेस में और सॉलिड्स में। तो इसमें जहाँ पर भी हमारा हीट का सोर्स है, वहाँ से वो मॉलिक्यूल गर्म होकर आएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। फिर उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल ठंडा आ जाएगा और वो गर्म होकर अपने स्थान पर चला जाएगा। तो इस तरह से ये विधि जो है कन्वेक्शन या इसे हम संवहन की विधि कहते हैं। थर्ड मेथड देखें तो डायरेक्ट ही हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जेक्ट। जो सोर्स है वो ज़्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है, उसका टेम्परेचर कम है। तो फ्रॉम हाई टू लो heat flows in rays or in small in direct lines or in rays in the form of rays. So this is called radiation. तो ये 3 बेसिक हमारे मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसी एग्जाम्पल को इस मेथड को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एक लड़कों का ग्रुप खड़ा है और उनके बीच में एक बॉल है। बॉल यानी कि हीट, और जो वो लड़के हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो वो उस बॉल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक 3 विधियों के द्वारा पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट मेथड में वो क्या करेंगे कि एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएंगे और पहले वाला लड़का उस बॉल को दूसरे लड़के को देगा, दूसरा लड़का उस बॉल को तीसरे लड़के को देगा और इस तरह से वो बॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा मेथड है कन्वेक्शन, इसमें क्या होगा कि जहाँ पर एक लड़का खड़ा है बॉल लेकर, दूसरा लड़का उसके पास आएगा, फिर वो बॉल को अपने हाथ में लेगा और फिर वो अपनी जगह पर जाएगा, फिर तीसरा लड़का उसके पास आएगा, फिर बॉल को लेगा और अपनी जगह पर जाएगा और इस तरह से उनके अंदर एक मूवमेंट होगा या पार्टिकल्स के अंदर कोई एक मूवमेंट होता है, गति होती है। तो इसे हम संवहन की विधि कहते हैं। तीसरा मेथड क्या होगा कि एक लड़का एक कोने पे खड़ा हुआ है और दूसरा उससे बहुत दूर खड़ा हुआ है, तो पहले वाला लड़का डायरेक्ट ही अपनी बॉल को फेंक कर वहां तक पहुंचा देगा। तो इसके बीच में किसी और मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स हुए ऊष्मा के संचार के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी कि संचालन, संवहन और विकिरण। तो इसमें अब हम पहले देखते हैं कि कंडक्शन क्या है। कंडक्शन यानी कि संचालन। यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई जा रही है और इस पिक्चर में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हम गैस पर कोई बर्तन रखते हैं तो वो बर्तन गर्म होकर और फिर उसके अंदर जो खाना है वो उसको पका देता है। बर्तन पहले गर्म होगा फिर अपनी ऊष्मा को भोजन तक पहुंचा देता है। उसके अंदर पानी है या खाना है वो गर्म हो जाता है। दूसरा जो है, अगर लिक्विड है तो पानी कैसे उबल रहा है, बर्तन के अंदर पानी कैसे उबल रहा है, वो संवहन की विधि है। जबकि एक बर्तन कैसे गर्म हो रहा है, यूटेंसिल कैसे गर्म हो रहा है गैस के ऊपर, वो संचालन की विधि है। और उसके अंदर पानी कैसे उबल रहा है वो संवहन है। और गैस से चारों तरफ कैसे हीट एनर्जी बर्तन तक पहुंच रही है, ये क्या है, रेडिएशन। तो इस पिक्चर में फिर से क्लियरली तीनों मेथड्स दिखाए गए हैं। अब बात करें हम संचालन की। संचालन यानी कि कंडक्शन। तो कंडक्शन अधिकतर सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड्स में ही होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में ही कंडक्शन होता है, लिक्विड और गैसेस में कंडक्शन नहीं होता। अब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अगर हीट ट्रांसमिट करते हैं इजीली तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स, यानी कि गुड कंडक्टर्स। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हीट को ट्रांसमिट नहीं करते, ऊष्मा का संचार नहीं करते, अपने अंदर से ऊष्मा को दूसरे सिरे तक नहीं जाने देते, रोकते हैं, उसे हम कहते हैं बैड
कंडक्टर्स। तो जितने भी हमारी धातुएं हैं, चाहे वो कॉपर हो, ब्रास हो, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, कोई भी मेटल, वो सब क्या है? कंडक्टर्स। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब बैड कंडक्टर्स के एग्जांपल हम देखें, इसमें रबड़ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, वुड है, लकड़ी का बुरादा हो सकता है, इसमें रेत हो सकता है, मिट्टी है, थर्मोकोल एटसेट्रा। ये सभी क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। लेकिन सभी मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अब इसको हम डेली यूज़ में कैसे देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे कंडक्शन के मेथड को? जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जब भी हम खाना पकाते हैं या अपने लिक्विड्स को उबालते हैं, तो उसमें हम ये विधि देखते हैं। यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। जितने भी हमारे बर्तन हैं वो सभी मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि वो आसानी से ऊष्मा का संचार कर पाते हैं और उसके अंदर खाना इजीली पक जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल, जब हम एक स्टील के कप में चाय पीते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बोन चाइना या अपना क्रॉकरी के कप में चाय पीते हैं तो हमारे हाथ गर्म नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो चीनी मिट्टी है वो बैड कंडक्टर है, जबकि जो स्टील है वो गुड कंडक्टर है। तो खाना पकाने के सभी बर्तन वो मेटल्स के बने होते हैं ताकि ऊष्मा का संचार उनके अंदर हो सके। जबकि उनके जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं, वो स्टील के या एल्युमिनियम के या वो मेटल के नहीं होते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं ताकि हम इजीली बर्तनों को हैंडल कर सकें और हमारे हाथ उनको पकड़ते समय ना जलें। तो बर्तनों के हैंडल सभी ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि बर्तन ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसी तरह से फिर हम देखें कि जो मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के घर ठंडे रहते हैं गर्मियों में, क्योंकि मिट्टी जो है वो बैड कंडक्टर होती है और इससे घर गर्म नहीं हो पाते, जबकि सीमेंटेड हाउस जो है वो गर्म हो जाते हैं। इसी तरह से पहाड़ी इलाकों पर भी अगर हम देखें तो वहाँ पर अधिकतर घर लकड़ी के बने हुए होते हैं, वुडन हाउसेस होते हैं इन हिली एरियाज, जो कि गर्म नहीं होते, जो कि जल्दी ठंडे नहीं होते और इसलिए वो अंदर से गर्म रहते हैं। वुड ये भी बैड कंडक्टर है, तो बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है, जबकि अंदर का तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर से गर्मी बाहर नहीं जा पाती क्योंकि वुड बैड कंडक्टर है। तो इस तरह से ये जो लकड़ी के बने हुए घर हैं, ये पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल हम देखें, हमारी जो ब्लैंकेट्स हैं या रजाइयाँ हैं, वो कैसे हमें गर्म रखती हैं। उनके अंदर जो रुई भरी जाती है, उस रुई को धुना जाता है, जिससे उसके अंदर हवा भरी जाती है। हवा, एयर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और जिससे हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाने पाती और ये हमें गर्म रखते हैं। अब बात करें हम कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन जो विधि है इसे हम संवहन कहते हैं और ये विधि अधिकतर लिक्विड्स में और गैसेस में होती है। इसमें कण खुद गति करते हैं। पदार्थ के कणों में गति पाई जाती है, जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनके अंदर मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है और अधिकतर ये लिक्विड और गैसेस में ये विधि देखी गई है। अब कन्वेक्शन का एग्जाम्पल संवातन भी है। संवहन का एक उदाहरण जो है वो संवातन भी है। संवातन यानी कि हवा का आदान प्रदान, शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु के बीच में जो आदान प्रदान है वो संवातन कहलाता है। तो संवातन कैसे होता है? जब एक कमरे की हवा दूषित होकर, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो उसका और वो रोशनदान से या खिड़कियों से बाहर निकल जाती है। उसके स्थान पर बाहर से शुद्ध वायु, जो कि ठंडी होगी और भारी होगी, वो कमरे में आ जाती है और जो अशुद्ध वायु है वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है और बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारे घरों में संवातन होता है। दूसरा इसमें एक्सचेंज ऑफ सी विंड्स एंड अर्थ विंड्स, यानी कि जो स्थलीय समीर है और जो समुद्री समीर है, उसके बीच में कैसे एक्सचेंज होता है।
संवाहन संवाहन के कारण ही स्थलीय पवनें और समुद्री पवनें पैदा होती हैं। भूमि पानी के मुकाबले में जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी कारण दिन में भूमि जल की अपेक्षा अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडी हो जाती है। दिन में भूमि के अधिक गर्म होने के कारण वहाँ की वायु भी गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ठंडी वायु समुद्र से पृथ्वी की ओर चलती है। जबकि रात में इसका उल्टा होता है। रात में भूमि पानी की अपेक्षा ठंडी होती है, तो समुद्र जल से छूने वाली वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए पृथ्वी से या अपनी जमीन से ये वायु जो है समुद्र की तरफ चलती है। तो इस तरह से जो हमारी सी विंड्स हैं और जो अर्थ विंड्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है ड्यू टू कन्वेक्शन। फिर इसका एग्जाम्पल हम लें रूम बॉयलर्स, जो ठंडे प्रदेशों में कमरों को गर्म रखने के लिए ऐसे रूम बॉयलर्स रखे जाते हैं। ये पाइप्स होती हैं जिनके अंदर गर्म पानी होता है। तो गर्म पानी वहाँ की गर्म पानी कमरे में अपनी ऊष्मा को छोड़ देता है और ठंडा होकर ठंडा होकर दोबारा वहाँ पर जाता है जहाँ इसे गर्म किया जा रहा है और फिर से ये गर्म पानी उन पाइप्स के अंदर जाता है। तो इस तरह से हमारे कमरों को गर्म किया जाता है रूम बॉयलर्स के द्वारा और इसमें भी वही विधि अपनाई जाती है जो कि कन्वेक्शन या संवहन कहलाती है। फिर इसका एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चिमनीस। घरों में भी हम चिमनी लगाते हैं या लालटेन के अंदर भी चिमनी लगी होती है, फैक्ट्रीज के अंदर चिमनीज होती हैं। चिमनी दूषित वायु को बाहर फेंकती हैं, धुएं को बाहर फेंकती हैं। तो चिमनी भी कैसे काम करती है? इसी सिद्धांत पर कि जो अशुद्ध वायु है वो गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर की तरफ उठेगी और चिमनी से बाहर निकल जाएगी और उसके स्थान पर ठंडी हवा बाहर से अंदर आती है। और इसका एग्जाम्पल हम लें हमारे जितने भी लिक्विड्स हैं, चाहे हम पानी उबाल रहे हैं या दूध उबालते हैं घरों में, तो वो भी कन्वेक्शन का ही एग्जाम्पल है। ऊपर जब पानी उबलना शुरू हो जाता है, नीचे से जो है गर्म पानी उबल कर ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर से पानी के जो ठंडे कण हैं वो बर्तन के तले में आते हैं, गर्म होते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। तो इस तरह से ये संवहन की विधि चलती रहती है। यहाँ इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि रेडिएशन भी है, कंडक्शन भी है और कन्वेक्शन भी है। तीनों विधियों का एक एग्जाम्पल इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। कन्वेक्शन वही है कि वार्म एयर राइजेस, यानी कि जब भी हवा गर्म होगी, ज़्यादातर अशुद्ध हवा गर्म होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है और शुद्ध हवा भारी होती है, ठंडी होती है, ये नीचे रहती है। दूसरे इसमें दिखाया गया है कि सन हीट्स द ग्राउंड ड्यू टू रेडिएशन। अब जो सन का तापमान है वो पृथ्वी से कई कई गुना अधिक है। सोलर टेम्परेचर इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है पृथ्वी के कंपैरिजन में, जबकि हमारी पृथ्वी एक ठंडा ग्रह है। तो इसलिए सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी की ओर चलती हैं रेडिएशन के द्वारा। दूसरा फिर जब ये पृथ्वी की तरफ ये किरणें आती हैं तो पृथ्वी को गर्म करती हैं और वहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो इस तरह से ये तीनों विधियाँ इस पिक्चर में भी क्लियर हैं। अब हम देखें नेक्स्ट इसमें रेडिएशन कैसे होती है। रेडिएशन जो कि तीसरी विधि है, इसे हम विकिरण कहते हैं। इसके लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरल रेखा में चलती है, तो उसे ऊष्मा विकिरण कहते हैं। ऊष्मा संचालन और संवहन में तो माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे संचालन के लिए हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट्स चाहिए, लेकिन संवहन के लिए हमें लिक्विड और गैसेस की आवश्यकता होती है। लेकिन रेडिएशन या विकिरण में हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ताप सीधा स्रोत से वस्तु की तरफ चलता है किरणों के द्वारा या सीधी लाइन के द्वारा, और वो रास्ते में पड़ने वाली किसी वस्तु को गर्म नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम हीटर से हाथ ताप रहे हैं या सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, तो बीच में अगर कोई कांच का टुकड़ा रख दिया जाए या कोई और वस्तु हो, वो गर्म नहीं होती, सीधा किरणें हमारे तक पहुंच जाती हैं। तो जिस वस्तु का तापमान अपने आसपास की वस्तुओं से अधिक होगा, वह विकिरण के द्वारा अपनी ऊष्मा को वस्तुओं तक, दूसरे आसपास के वातावरण तक पहुंचा देती है। तो इस रेडिएशन में हम देख सकते हैं, यहाँ एक नीचे एक पिक्चर आप देख रहे हैं जिसे हम हीट कन्वेक्टर कहते हैं या रूम हीटर भी कह देते हैं। इससे भी जो ऊष्मा है वो विकिरित होकर और पूरे कमरे को गर्म करती है। इसी तरह से फायरप्लेस, पहले कमरों को गर्म करने के लिए ठंडे प्रदेशों में फायरप्लेस का इस्तेमाल किया जाता था, आग जलाई जाती थी। आजकल उसका स्थान ये रूम कन्वेक्टर्स या रूम हीटर्स ने ले लिया है। ये रूम हीटर्स भी रेडिएशन की प्रक्रिया के द्वारा कमरे को गर्म करते हैं। अब रेडिएशन के और एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं कि जैसे हम फायरप्लेस के नज़दीक बैठते हैं या आग से अपने हाथ ताप रहे हैं, वो सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो ऊष्मा है, इसे डार्क कलर्स या डार्क सरफेसेस, ब्लैक कलर हम कह सकते हैं, या जितने डार्क कलर होंगे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जितने लाइट कलर्स होते हैं वो कूल कलर होते हैं और वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी गहरे रंग हैं, वो सभी ऊष्मा को अवशोषित करने वाले रंग होते हैं। वो डार्क सरफेसेस अवशोषित करती है ज़्यादा हीट को, लेकिन जो लाइट कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए हम सर्दियों में डार्क कलर्स पहनते हैं और गर्मियों में ठंडे रंग या हल्के रंग के वस्त्र, सफ़ेद रंग आदि पहनते हैं गर्मियों में। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों में जो लाइट कलर है वो शरीर की गर्मी को बाहर ही फेंकेगा और इससे हमें ठंडा रखेगा, जबकि जो डार्क कलर है वो सर्दियों में हम ऊष्मा को अवशोषित करेगा और हमारे शरीर को गर्म रखेगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम अपने खाना पकाने वाले बर्तन भी ले लेते हैं कि कढ़ाइयाँ वगैरह, पतीले भी, इनकी नीचे की बाहर की जो सरफेस होती है, बॉटम, वो ब्लैक होता है और इनर सरफेस जो होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है। तो जितनी भी चमकदार सतह होगी, चिकनी और चमकदार सतह होगी, वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगी और जो डार्क कलर की होगी, जो रफ सरफेस होगी, वो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो ये एग्जाम्पल भी हम इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी होती है माइक्रोवेव कुकर्स में, माइक्रोवेव अवन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिससे खाना पकता है। तो वहाँ पर भी हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ये जो हमारी रोज़ाना की लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी इन तीनों ऊष्मा के संचार की विधियों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और हमारे जो बर्तन हैं, अगर हम चीनी मिट्टी के लेंगे तो वो बैड कंडक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम मेटल के बर्तन ले रहे हैं तो वो गुड कंडक्टर्स हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क कैसे काम करता है। थर्मस फ्लास्क ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम अपने लिक्विड्स को काफ़ी देर तक गर्म रख सकते हैं। अगर उसका तापमान ठंडा है, कम है तो वो ठंडे रहेंगे, गर्म है तो गर्म रहेंगे। तो कई घंटों तक ये मेंटेन करते हैं लिक्विड्स के टेम्परेचर को। इनके अंदर रखा हुआ सामान गर्म का गर्म और ठंडे का ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके से ऊष्मा का संचार नहीं हो पाता। इन तीनों विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं और जिससे हीट को बाहर जाने से या अंदर आने से रोका जाता है। इसमें थर्मस फ्लास्क में there is no exchange of heat and all the three methods are applied in it. It maintains temperature of liquid for a long period. तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखें थर्मस फ्लास्क का कि ये कैसे बना होता है। थर्मस फ्लास्क कांच का बना होता है और दोहरी दीवार इसमें होती है, डबल लेयर होती है ग्लास की, और इन दोनों लेयर्स के
जो है इनकी दीवारों पर सिल्वर पॉलिश की जाती है, चांदी की पॉलिश की जाती है, चिकनी चमकदार सतह बनाई जाती है इन दीवारों के अंदर और दोनों दीवारों के बीच की हवा को निकाल कर इन्हें शून्य कर दिया जाता है। यहाँ पर वैक्यूम बनाया जाता है, इनके बीच की हवा को निकाल दिया जाता है और नीचे से सील कर दिया जाता है। फिर इस फ्लास्क को बाहर से हम एक और बॉडी में रखते हैं, बाहर से इसको एक ढांचा दिया जाता है, चाहे वो प्लास्टिक बॉडी हो, चाहे वो स्टील बॉडी हो या कोई भी बाहर का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये फ्लास्क फिट किया जाता है। ऊपर से इसको एयर टाइट कॉर्क से बंद किया जाता है, इसका ढक्कन, और एक कैप होती है जो कि इसको एयर टाइट करती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट पिक में स्लाइड में हम देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डबल वॉल्ड है, डबल वॉल्ड वेसल है। थर्मस फ्लास्क इज अ डबल वॉल्ड वेसल विद अ स्पेस फॉर वैक्यूम बिटवीन दी वॉल्स। इसमें वैक्यूम बना दी जाती है। पहले तो दो दीवारें हैं और दोनों दीवारों के बीच में वैक्यूम क्रिएट की गई है और ऊपर से फिर इसे एक और स्ट्रक्चर के अंदर, एक और बॉडी के अंदर रखा गया है, चाहे वो स्टील का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो। तो इसमें अब ये कैसे काम करता है? एक तो ये कांच का बना हुआ है, ग्लास वॉल है। ग्लास वॉल है तो ग्लास आप जानते हैं, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कांच ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए इसमें संचालन नहीं हो पाता। दूसरा जो है, इसके अंदर वैक्यूम बना दी जाती है, तो यानी कि वहाँ पर हवा नहीं है, तो बिना हवा के, बिना गैस के संवहन भी नहीं हो सकता। और तीसरा जो सिल्वर पॉलिश की जाती है, सिल्वर पॉलिश रिफ्लेक्ट करती है हीट को, अंदर की दीवार अंदर रखेगी और बाहर की दीवार हीट को बाहर रखेगी। यानी कि ना तो बाहर से अंदर ऊष्मा आ सकती है और ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर जा सकती है। तो इस तरह से इसमें तीनों विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं और ऊष्मा के संचार को रोकते हैं, जिससे हमारी जो थर्मस फ्लास्क के अंदर रखी हुई वस्तुओं का जो तापमान है वो वही मेंटेन रहता है, क्योंकि बाहर से ना तो ऊष्मा आ पाती है, ना ही अंदर से ऊष्मा बाहर जा पाती है। तो रेडिएशन भी नहीं हो पाती, कन्वेक्शन भी नहीं हो पाता और कंडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए इसमें वस्तुएं गर्म रहती हैं। तो अब हम देखें थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं टू मेजर आवर टेम्परेचर, और या हम एक ऐसा स्केल है जिससे हीट को या टेम्परेचर को मापा जाता है। तो थर्मामीटर बहुत सारे प्रकार के हैं और इनके अलग-अलग यूज़ हैं, लेकिन एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है थर्मामीटर का, उसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकुरी यानी कि पारा भरा होता है, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर, जैसे थर्मस फ्लास्क में हमने किया था, ऐसे ही इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इसकी पूरी हवा को निकाल कर और नीचे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। फिर इसके अंदर जो ट्यूब है उसमें पारा भरा जाता है। पारा एक ऐसा लिक्विड है जो कि बहुत वाइड रेंज है इसकी, बहुत वास्ट रेंज है। इसके उबलने का तापमान भी बहुत अधिक है और इसके जमने का तापमान भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरकरी बॉयल्स एट 350 डिग्री सेल्सियस, जबकि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, एंड फ्रीजेस एट -39 डिग्री सेल्सियस, जबकि पानी जो है वो जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। सो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड freeze at 0 degree Celsius, whereas mercury boil at 357 degree Celsius and freeze at -39 degree Celsius. So it can measure a wide range of temperature. एक तो इसका ये फायदा है। दूसरा, मरकुरी डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स, यानी कि जो पारा है वो दीवारों से नहीं चिपकता, और जब इसको ऊष्मा मिलती है, जब इसको हीट किया जाता है मरकरी को, तो ये एक समान फैलता है, इवनली एक्सपेंड होता है, इवनली फैलता है, और इसकी थर्मामीटर की दीवारों से या कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है पारा। और एक और बेनिफिट इसका ये है
कि ये बहुत ही विजिबल है, मतलब क्लियरली हमें दिखाई दे जाता है क्योंकि इसमें एक शाइनिंग है, चमकदार होता है पारा, चमक होती है और जिससे हम इजीली इसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सभी इसके फायदे हैं पारे के। और इसके अंदर मरकरी या पारा भरा होता है थर्मामीटर के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी पिक में कि एक साइड में हमारा सेल्सियस स्केल है और दूसरी साइड हमारा फ़ारेनहीट स्केल है। तो टेम्परेचर को सेल्सियस में भी, डिग्री में भी नापा जा सकता है और फ़ारेनहीट डिग्री में भी मापा जा सकता है। अब लास्ट में अगर हम देखें इसके रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस के लिए हम पढ़ सकते हैं सवीरा रलहन की बुक। ये एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक फॉर होम साइंस स्टूडेंट्स, फॉर बीए स्टूडेंट्स। हाइजीन, इस बुक का नाम है हाइजीन। इसी तरह से एक साइट है www.greentech.com अबाउट हीट फ्लक्स। एक और साइट है www.physicsclassroom.com और एक और साइट है www.adinformatics.com, energyeducation.ca, रेडिएंट हीट, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ रेफरेंसेस दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम देखिए बात करें क्वेश्चंस की कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स अगर देखें तो फर्स्ट इसमें है सॉ डस्ट एंड वुड आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि लकड़ी का बुरादा और लकड़ी ये जो हैं क्या है, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। सेकंड है हीट मूव्स फ्रॉम डैश टू डैश टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा अधिक से कम तापमान की तरफ ये संचारित होती है। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट, धातुएं क्या हैं, ये सुचालक हैं क्योंकि ये आसानी से कंडक्ट करती हैं हीट को, गुड कंडक्टर्स हैं, ये सुचालक हैं ऊष्मा की। फोर्थ है इन रेडिएशन नो डैश इज रिक्वायर्ड, यानी कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। रेडिएशन में, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्ट ही सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंच जाती है इसमें ऊष्मा। फिफ्थ है देर इज डैश हीट ट्रांसफर इन फ्लास्क, यानी कि देर इज नो हीट ट्रांसफर इन फ्लास्क। सिक्स्थ हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये आप जानते हैं कि यूटेंसिल्स के हैंडल जो है वो दे आर बैड कंडक्टर्स, नहीं तो हमारे हाथ जल सकते हैं अगर वो गुड कंडक्टर हुए तो हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वेंटिलेशन इज एग्जाम्पल ऑफ संवातन, किसका एग्जाम्पल है, संवहन का एग्जाम्पल है। तो संवहन हम किसे कहते हैं, कन्वेक्शन को। वेंटिलेशन इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्शन अकर्स इन, किसमें, दो मीडियम इसे कौन से चाहिए, गैसेस एंड लिक्विड्स, तरल पदार्थ और गैस पदार्थ, इन सभी में संवहन हो सकता है। कन्वेक्शन अकर्स इन गैस एंड लिक्विड्स। नाइन्थ क्वेश्चन है यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, और जूल्स में भी हम इसे नाप सकते हैं, कैलोरीज में भी नाप सकते हैं। 10th क्वेश्चन है डैश इज क्रिएटेड इन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ थर्मस फ्लास्क, यानी कि थर्मस फ्लास्क की दो परतों के बीच में क्या क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम, शून्य या वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह के कुछ ये बहुत ही मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के बारे में बताएंगे, कुछ 4-5 लाइनों में संक्षेप में इसमें लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, दोनों में क्या अंतर है, संचालन और संवहन में, इसके बारे में बताएंगे, इसका वर्णन करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, यानी कि ऊष्मा के संचार की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन करें। तो अब लास्ट में थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस